हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। योर वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में मृत्युदंड की संवैधानिकता या फिर भारत में मृत्युदंड को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी विषय पर आज का हमारा ये वीडियो है और इसमें हमने प्रयास किया है कि इस वीडियो में मृत्युदंड की संवैधानिकता पर वे सभी तथ्यों को कवर किया जाए जो कि मेंस के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं भारत में मृत्युदंड की संवैधानिकता। तो फ्रेंड्स, मृत्युदंड की संवैधानिकता को समझने से पहले हम समझते हैं कि भारत में मृत्युदंड का इतिहास क्या है। ठीक है, मृत्युदंड की समाप्ति को लेकर के भारत में क्या इतिहास है। इस इतिहास को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है भारतीय स्वतंत्रता पूर्व का इतिहास, दूसरा है भारतीय स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता पूर्व सबसे पहले हमें प्रयास मिलता है दया प्रसाद सिंह। ये दया प्रसाद सिंह जो है सबसे पहले 1931 में एक प्रयास करते हैं, मृत्युदंड को समाप्त करने की आवाज उठाते हैं, जो कि दबा दी जाती है और विफल हो जाती है। क्या हो जाती है? विफल हो जाती है ये आवाज। ये पहला प्रयास था 1931 में। 1931 में ही मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी जाती है। ठीक है, इनको फांसी देने के बाद देश में आंदोलन उग्र होता है और उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता है? 1931 में ही कराची अधिवेशन में मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए आवाज बुलंद की जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारे ही प्रयास दया प्रसाद के द्वारा 1931 में किया गया प्रयास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 31 में किया गया प्रयास, ये दोनों ही प्रयास क्या होते हैं? विफल कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मृत्युदंड से स्वतंत्रता पूर्व से पहले का मृत्युदंड का इतिहास। अब आते हैं हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मृत्युदंड के लिए क्या प्रयास किया गया। तो फ्रेंड्स, 1947 टू 1949 इस दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान सभा में मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। तो फ्रेंड्स, 3 जून 1949 को अंबेडकर जी के द्वारा 3 जून 1949 को भारतीय संविधान सभा की डिबेट खंड 2 में बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया था मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए। उनके द्वारा कहा जाता है कि भारत में मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश बी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा की गई थी। लेकिन बी.आर. अंबेडकर जी ने इस सिफारिश को ये कहते हुए, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि इस विषय को डिबेट तो इस पर की गई थी कि इसमें मृत्युदंड को बनाए रखना चाहिए या फिर से समाप्त कर देना चाहिए। तो संविधान सभा का ये मत था कि भारत से मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, इस विषय पर उन्होंने ये कहा कि इस विषय को हम संसद के लिए छोड़ते हैं, संसद विधि बना करके इस विषय को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? विधि बना करके इस विषय को विनियमित कर सकती है। तो इन्होंने सब्जेक्ट को किसके लिए छोड़ दिया? संसद के लिए छोड़ दिया। ठीक फ्रेंड्स, समय समय पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मृत्युदंड को समाप्त करने की ओर कदम उठाए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ संकल्प पारित किए गए और अपने राष्ट्र देशों से, अपने सदस्य राष्ट्र देशों से अपने यहाँ मृत्युदंड को समाप्त करने की बात कही गई थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत, चीन, अमेरिका, ईरान, इराक, पाकिस्तान ऐसे कुछ देश हैं जो आज भी अपने यहाँ प्रचलन में मृत्युदंड को बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स, इसमें से चीन, भारत और पाकिस्तान 3 ऐसे देश हैं जिनके अंदर विश्व की आधी जनसंख्या निवास करती है। तो फ्रेंड्स, आज भी विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या मृत्यु दंडादेश के अधीन है। ठीक, मतलब उन पर मृत्यु दंडादेश का कानून लागू होता है यदि वे ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि मृत्यु दंड से दंडनीय है। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर जो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर विचार विमर्श किया जाता है। वहीं सबसे पहले
भारत में मृत्युदंड की संवैधानिकता को जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में चैलेंज किया गया था। पिटिशनर्स ने इसमें ये चैलेंज किया कि जो सेंटेंस ऑफ डेथ है वह आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन करती है। 21 में प्राण एवं जय स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स, पिटिशनर्स का मानना यह था कि भारत में मृत्युदंड आर्टिकल 21 को वायलेशन करता है, आर्टिकल 19 का वायलेशन करता है और 14 का वायलेशन करता है। ये पिटिशनर्स का तर्क था। वहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस केस में यह कहा गया कि सेंटेंस ऑफ डेथ किसी भी प्रकार से भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है, उसका अतिक्रमण नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिसाइड किया गया। वहीं बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में न्यायालय ने एक गाइडलाइन इशू की मृत्युदंड को लेकर के। इस केस में न्यायालय ने यह कहा कि भाई मृत्युदंड वहीं दिया जा सकता है जहां पर मामला विरल से विरलतम कैटेगरी का हो। ठीक है, मामले में इस विरल से विरलतम कैटेगरी का मामला है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ये हमें मोटिव से पता चलेगा, ये हमें उस अपराध को करने के तरीके से पता चलेगा, ये किसने घृणित तरीके से इस अपराध को किया गया है। ये कुछ तथ्य हैं जो भी हम बताएंगे कि मामला विरल से विरलतम है या नहीं है। तो कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि विरल से विरलतम मामले में मृत्युदंड अधिरोपित करना उचित है। वही हम अपने लॉ पर भी फोकस करते हैं। हमारी दंड प्रक्रिया संहिता 1898 जो अभी 73 लिख दिया है, प्रेजेंट में 73 है, लेकिन उस समय 1898 थी। ठीक है, 1898 में एक सेक्शन 365 सब सेक्शन 5, इसमें ही बताया गया था, मान लिया जाए कोई अपराध है जिसमें आजीवन कारावास भी है और मृत्यु दंडादेश भी है। अब न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेश नहीं दिया जाता है किसी, देखिए इसमें एलआई भी है और डेथ पेनल्टी भी है, डेथ दोनों ही है। अब कोर्ट इसको जो है एलआई जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है इसको देता है, इसको नहीं देता है। तो इस समय ये विधि क्या अपेक्षा करती थी कि यदि वह मृत्यु दंडादेश नहीं दे रहा है तो वह अपने विशेष कारणों को मेंशन करेगा अपने निर्णय में। कौन? जज, जो मृत्यु दंडादेश नहीं दे रहा है, कि वह किन कारणों से मृत्यु दंडादेश को नहीं दे रहा है। तो ये वाली जो बात थी कहां फोकस करती थी? ये दंड पर मृत्यु दंड पर अधिक बल देती थी। कौन सी सेक्शन? सेक्शन 367 सबसेक्शन 5। तो इस प्रकार की सेक्शंस को हमने 1955 में क्या कर दिया? रिपील कर दिया, क्योंकि ये मृत्यु दंड पर अधिक बल देती है। हमारे भारत में मृत्यु दंडादेश देना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि मृत्यु दंड कम से कम दिया जाए और उन्हीं मामलों में दिया जाए जिनमें आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, 1959 में इसको क्या कर दिया? रिपील कर दिया, इसे हटा दिया। अब आते हैं हम 354 सबसेक्शन 3 पर, जो कि हमारी वर्तमान संहिता की धारा 1973 की, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की वर्तमान धारा है। इसमें क्या है? ये जो धारा है ये इसकी जस्ट अपोजिट है। इसमें लिखा हुआ है यदि न्यायालय एलआई देता है या फिर डेथ पेनल्टी देता है, दोनों में से किसी एक को चॉइस करना है। अब न्यायालय यहाँ पर एलआई न देते हुए किसी केस में डेथ पेनल्टी अधिरोपित करता है, तो ये सेक्शंस कहती है कि यदि न्यायालय एलआई न देते हुए डेथ पेनल्टी इंपोज करता है तो उस समय न्यायालय को अपने निर्णय में मृत्यु दंडादेश के विशेष कारणों को मेंशन करना होगा। वहीं ये सेक्शन ये बताती है कि जब न्यायालय नहीं दे रहा था डेथ पेनल्टी तो उस समय के कारणों को मेंशन करना था, जबकि ये धारा बताती है कि क्यों दे रहा है उसको मेंशन करना है। ठीक है, तो ये एक बचाव उपलब्ध कराती है हमें, डेथ पेनल्टी ऐसे लोगों को ना दी जाए जो कि उसके हकदार नहीं है। ठीक, ये जाने हमने अपनी प्रोविजंस कुछ सीआरपीसी से। अब आते हैं हम मृत्युदंड की संवैधानिकता हो गई। इसके बाद में दो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। संतोष कुमार सतीश भूषण बैरियर का केसेस है, महाराष्ट्र 2009। वही रविशंकर खादे वर्सेस महाराष्ट्र 2013, संगीत वर्सेस हरियाणा राज्य। ये 3 केसेस ऐसे थे जिनमें न्यायालय ने 69
केसेस में व्यक्तियों को क्या दिया था, सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है। इसमें से 20 मामले ऐसे थे जिनमें न्यायालय ने अपनी गलती को स्वीकार किया था। न्यायालय ने माना था कि हमने 20 मामलों में दंड अधिरोपित करने में कोर्ट ने गलती की है। तो फ्रेंड्स, अपनी इस गलती को जो है मानते हुए न्यायालय ने ये कहा कि कहीं ऐसा ना हो किसी निर्दोष व्यक्ति को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे मृत्यु दंडादेश नहीं दिया जाना चाहिए उसे मृत्यु दंड दिया जाता है, कहीं न्याय की हत्या तो नहीं हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए न्यायालय ने भारत के विधि आयोग से इस मृत्यु दंड को भारत में बनाए रखना चाहिए या नहीं, इसको समाप्त करना चाहिए या नहीं, इस पर रिपोर्ट देने के लिए कहा। तो फ्रेंड्स, इस केस के माध्यम से इसमें रेफरेंस किया सुप्रीम कोर्ट ने, किसके लिए, भारत के विधि आयोग के लिए। भारत के विधि आयोग ने 262वीं रिपोर्ट भारतीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी। इस रिपोर्ट में देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले हमें 35वीं रिपोर्ट का भी थोड़ा अवलोकन करना होगा। 35वीं रिपोर्ट 1967 में आती है और ये रिपोर्ट भी जो है मृत्यु दंड को समाप्त करना चाहिए या नहीं इस विषय पर थी। तो फ्रेंड्स, न्यायालय विधि आयोग ने 35 रिपोर्ट में ये कहा कि भारत की तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मृत्यु दंड को भारत में समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मृत्यु दंड के पक्ष में इसने अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिश भारत सरकार को सौंपी। तो फ्रेंड्स, 35 रिपोर्ट मृत्यु दंड को समाप्त करने की बात नहीं करती है, इसको बनाए रखने की बात करती है। वहीं 262वीं रिपोर्ट कुछ संशोधन के साथ प्रस्तुत की जाती है। ठीक, 262वीं रिपोर्ट में क्या हुआ, विधि आयोग ने ये 100 पेज या उससे अधिक की रिपोर्ट है। इसमें विस्तृत रूप से स्टडी की गई थी, भारतीय जनता का जनमत का भी सहारा लिया गया था और विधि आयोग ने न्यायालय के पूर्व के विनिश्चयों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मृत्युदंड को लेकर के जो परिकल्पना है उन सबको अपनी स्टडी में शामिल किया और उसके आधार पर एक सिफारिश दी। 262वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने कहा कि भारत में मृत्यु दंड जो है कुछ मामलों को छोड़ करके बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। ये कुछ मामले कौन से हैं? पहला, आतंकवाद के मामले, ठीक है। दूसरा, राष्ट्र के साथ युद्ध के मामले, इन 2 मामले ऐसे थे, इनमें जो है इन मामलों को छोड़ करके यदि किसी व्यक्ति को सामान्य विधि के अंतर्गत मृत्यु दंड दिया जाता है तो ऐसे दंड पर रोक लगाने की सिफारिश 262वीं रिपोर्ट में विधि आयोग के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, विधि आयोग का मानना था कि भारत में जो मृत्यु दंड है वह आजीवन कारावास के तुलना में अधिक भयकारी नहीं है। आजीवन कारावास मृत्यु दंड की तुलना में अधिक भयकारी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से भारत के विधि आयोग ने मृत्यु दंड के विषय पर 262वीं रिपोर्ट 2015 में भारत सरकार को सौंपी। इसके बाद हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दंड को लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मृत्यु दंड को लेकर के काफी चर्चाएं की गई है, संकल्प पारित किए गए हैं और कार्य किया गया है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र की एक परिषद है, सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद। इसके द्वारा यह कहा गया कि भाई किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड दिया जाता है, कोई व्यक्ति मृत्यु दंड के अधीन है, तो उस व्यक्ति के कुछ अधिकार होंगे। देखिए, सबसे पहले 18 वर्ष से कम आयु की उम्र के व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, इस रिपोर्ट में ये कहा गया इस परिषद के द्वारा। सेकेंडली, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तो उसका मृत्यु का दंड तब तक एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक उसका कोई भी विधिक अधिकार शेष रहता है। ठीक, कोई भी विधिक अधिकार शेष रहता है। मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपनी मर्सी पिटीशंस राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष या फिर किसी भी देश की विधि के अधीन कार्यपालिका शक्ति के समक्ष पेश करे। ठीक है,
जैसे कि 72 में राष्ट्रपति के पास जाते हैं, 161 में जो है राज्यपाल के पास जाते हैं मर्सी पिटीशन लेकर के, भाई हमारी दया याचिका को लेकर के। तो ये भी उसका एक अधिकार होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सभी को प्राप्त है, चाहे वह आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो, या भारतीय नागरिक हो, या कोई विदेशी नागरिक हो, इन सभी को यह अधिकार प्राप्त किया गया है जो मृत्यु दंडादेश प्राप्त कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक परिषद, जो कि संयुक्त राष्ट्र की परिषद है, इसके द्वारा कुछ सुरक्षा उपाय किए गए हैं मृत्यु दंडादेश पाए हुए व्यक्तियों के पक्ष में। फ्रेंड्स हमारा मानना है या कुछ विधि वेत्ताओं का यह मानना है कि भारत में मृत्यु दंड एक बहुत जटिल प्रक्रिया के बाद किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मृत्यु दंड ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को जो मृत्यु दंड दिया गया है गलत तरीके से दिया गया है ना, क्योंकि मृत्यु दंड सबसे पहले उसे ट्रायल कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाती है, फिर वो हाई कोर्ट में अपील के लिए उसे कंफर्मेशन के लिए भेजा जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में उसकी अपील होती है। हाई कोर्ट से भी जब उसे मृत्यु दंड दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का उसका अधिकार होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट से भी उसे मृत्यु दंड दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाएगा। इतनी सारी प्रक्रियाओं को फॉलो करने के बाद किसी व्यक्ति को क्या फांसी के फंदे पर टांगा जाएगा, इससे पहले नहीं। तो फ्रेंड्स ये बहुत कम चांसेस हैं कि कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से फांसी के फंदे पर टांगा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें आइए अवलोकन करते हैं कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज तक कितने लोगों को मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया है या उन्हें आजीवन कारावास का लाभ दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले 1950 में हमारे राष्ट्रपति बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक, सेकंड नंबर पे आते हैं राधाकृष्णन, तीसरे पे आते हैं कुरैशी जी, वीवी गिरी। ठीक, इनके द्वारा कुल 181 पिटीशन इसके समक्ष दया याचिकाएं आती हैं। 181 1950 से इनके कार्यकाल के दौरान। एक फैक्ट और ये भारत के सर्वाधिक पद पर बने रहने वाले राष्ट्रपति हैं। ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बनता है, आप इसे नोट डाउन कर लें। तो इनमें से एक पिटीशन को क्या किया, नामंजूर। ये नामंजूर पिटीशन है और ये मंजूर। ठीक है, और बाद बाकी 180 को जिन्होंने मंजूरी दी। यानी कि बहुत कम चांसेस है किसी व्यक्ति को गलत तरीके से मृत्यु दंड पर फांसी के फंदे तक ले जाना। यहाँ पर 180 मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति आते हैं दया याचिका लेकर के कि हमें माफ कर दो, तो ये राष्ट्रपति महोदय ने माफ कर देते हैं। 180 केसेस में माफ करते हैं, सिर्फ एक को ही मृत्यु दंड की सजा उनकी बरकरार रखते हैं। वही राधाकृष्णन के पास आते हैं 57 पिटीशन। 57 में से ये 57 को ही मंजूर करते हैं, 0 नामंजूर, एक भी नामंजूर नहीं की। इसके बाद कुरैशी जी आते हैं, इनके पास आते हैं 22 पिटीशंस। ये भी जो है सभी पिटीशंस को मंजूर करते हैं। इसके बाद वीवी गिरी आते हैं, वीवी गिरी के पास आती हैं उस समय 3 पिटीशंस और उन्होंने एक को भी नामंजूर नहीं किया, 0 0 0, और तीनों की तीनों मंजूर। देखिए इस रेशियो को देखिए आप, ये 1982 तक का रेशियो है। 1982 तक का ये रेशियो है। कितनी ही कम चांसेस थे किसी व्यक्ति को फांसी पर टांगने के। 181 80 माफ, 57 माफ, 22 माफ, 3 माफ। ठीक है, लेकिन क्या इस आंकड़े से हम ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हर समय राष्ट्र की कार्यपालिका, सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति सही डिसीजन लेगी? तो इसके बाद इसको जानने के लिए हमें एक पक्ष और देखना होगा। इसके बाद में कुछ राष्ट्रपति फिर से आते हैं, उनकी रेशियो को देखते हैं कि उन्होंने कितनी पिटीशंस को माफ किया और कितनी को जो है अलाउ की, कितनी को जो है अलाउ और कितनी को डिसमिस किया। इसके बाद हम आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति महोदय, इनके पास 32 पिटीशन आती हैं। ठीक है, 32 में से दो को मंजूरी देते हैं और 30 को नामंजूरी। ये रेशियो आप देखते चले आप। इसके बाद आते हैं आपके शंकर दयाल शर्मा, एस.डी. शर्मा। इनके पास 18 पिटीशन आती हैं और 18 की 18
नामंजूर, 18 की 18 जो है नामंजूर, 10 मंजूर, सिंगल पिटीशन मंजूर नहीं। इसके बाद वेंकटरमन आते हैं, वेंकटरमन आते हैं, वेंकटरमन के पास आती है 50 पिटीशन, 50 में से वो 5 को जो है मंजूर करते हैं और 45 को नामंजूर करते हैं। ठीक, इसके बाद आपके आते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आती हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आती हैं, इनके पास भी 39 पिटीशन आती है कुल, 5 को जो है ये नामंजूर करती हैं, नामंजूर, और 34 को मंजूर। कितना रेशियो है आप देख लीजिए। इसके बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं, ठीक है, प्रणब मुखर्जी के पास आती हैं 33 पिटीशंस, 33 में से ये जो है 2 पिटीशंस को नामंजूर करते हैं और 2 पिटीशंस को ये मंजूर करते हैं और 31 पिटीशंस को ये नामंजूर करते हैं। ये आंकड़े, इन आंकड़ों को देखिए आप यहां से, ये इसको और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके अपने को ये 2 आंकड़े देखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों आंकड़े डिफरेंट आंकड़े हैं। दया याचिकाओं को निपटाने के समय समय पर राष्ट्रपतियों के द्वारा निपटाए गए मामले अलग अलग कैटेगरी में जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि इस आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हम अपने इस देश में ऐसा सर्वे कराएं और स्टडी करें जिससे हम देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे विधि में मृत्यु दंड को समाप्त नहीं किया गया है, मृत्यु दंडादेश विधि में अभी भी कायम है। फ्रेंड्स, मृत्यु दंडादेश की समाप्ति के विषय में एक पॉइंट मेरे दिमाग में और क्लिक होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यर्पण संबंधी संधि जो है, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करती है, मान लिया जाए 2 देश हैं, एक भारत है, दूसरा इंग्लैंड है। फ्रेंड्स, यूरोप महाद्वीप के सभी देशों ने अपने यहाँ मृत्युदंड को लगभग समाप्त कर दिया है। कुछ ही देश हैं, 1-2 देश हैं जिनमें मृत्युदंड आज भी दिया जाता है, नहीं तो यूरोप महाद्वीप पर मृत्यु दंडादेश को समाप्त कर दिया गया है। ये आपका जानकारी के लिए फैक्ट एडिशनल है। फ्रेंड्स, यहाँ प्रत्यर्पण संधि है इंग्लैंड और भारत के बीच में। अब एक व्यक्ति है जिसे जो भारत से भाग करके इंग्लैंड पहुंच गया है, ठीक है, इस व्यक्ति को भारत में मृत्यु दंड दिया गया है, ठीक है। अब भारत चाहता है इंग्लैंड से कि वह इसे वापस कर दे, जिससे कि वह उसे मृत्यु दंड दे सके या उसे विधि के अनुसार दंडादेश दे सके। तो इंग्लैंड यह शर्त लगा सकता है, क्योंकि इंग्लैंड में मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसकी ये शर्त लग सकती है कि भाई जो व्यक्ति इंग्लैंड से भारत जाएगा और उसे दंड दिया जाएगा तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में मृत्यु दंडादेश का प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यर्पण संधि मृत्यु पाए हुए व्यक्ति की मृत्यु दंडादेश से बचाने में काफी कुछ हद तक मदद करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि भारत में मृत्यु दंडादेश के विषय में, उसकी संवैधानिकता के विषय में, उसके विधिक इतिहास के विषय में, और उसे बनाए रखना चाहिए या फिर समाप्त करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।